नहीं बेटा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? मेरा दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। प्राची, मैं मानता हूँ तुम पर दुख का पहाड़ टूटा है, तुम्हारा सब दांव पर लगा है, पर किसी पर शक करना तो गलत है ना। अगर तुम उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत लाकर दो तो उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा। नाना के मुंह से ये बात सुनकर प्राची फिर कंफ्यूजन में पड़ गई कि वो क्या करे। अब अगर राणा दास के खिलाफ उसके पास सबूत होते तो वो पहले से ही उसे गिरफ्तार न करवा देती। वो इस वक्त चुपचाप नानक के केबिन से निकलकर अपने केबिन पर बैठकर काम करने लगी, पर उसके दिमाग में टेंशन और बढ़ती जा रही थी। एक आखिरी उम्मीद थी जो उसे नानक से लगी हुई थी और वो भी टूट गई थी। अब उसे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, पर तभी उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आया और उसने प्राची के कॉल अटेंड करते ही हंसते हुए स्वर में कहा, क्या हुआ, हार गई ना? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझसे बदला लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम राणा दास को हरा सकती हो? तुम ये केस हारो या जीतो, हार तुम्हारी होगी। ये कहकर राणा दास ने फोन काट दिया। अभी तक प्राची में जितनी हिम्मत बाकी थी वो भी इस फोन कॉल ने तोड़ दी थी और उसे इस बात समझ नहीं आ रहा था कि राणा ने ये क्यों कहा कि मैं हारूं या जीतूं, हार मेरी होगी। इस बात का क्या मतलब था? क्या राणा दास फिर से कोई नई चाल चल रहा था? इस बार उसने किसी को अपना मोहरा बनाया है? ये सोचते हुए प्राची ने सामने टंगी घड़ी की ओर नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकों को सामने रखी फाइल की ओर बिछाकर उस पर काम करने लगी। पर उसका दिमाग कहाँ काम कर रहा था? वो तो उन सारी चीजों में उलझा हुआ था कि क्या करे, कैसे करे। वो अब ये समझ गई थी कि इस मर्डर के पीछे हो ना हो राणा ही है। इधर निखिल मधु के साथ आज पार्क घूमने गया, क्योंकि ये दोनों आयशा की वजह से कॉलेज या कैंटीन में नहीं मिल पाते थे, इसीलिए निखिल मधु को पार्क ले गया था। वो दोनों पार्क में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी निखिल ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर मधु से उसका फोन मांगा। मधु ने भी अपने फोन निखिल के हाथों में थमा दिया। निखिल ने मधु के फोन में एक नंबर डायल किया और फिर मधु की आइसक्रीम फिनिश होने का वेट करने लगा। मधु ने थोड़े टाइम बाद आइसक्रीम खत्म की तो निखिल उसकी तरफ उसका फोन बढ़ाते हुए बोला, इस फोन में पूजा वाली सिम है ना? हाँ, मधु ने सिर हिलाकर बोला। ठीक है, अब तुम इस फोन से इस नंबर पर डायल करो और पता करो ये नंबर है किसका। कौन है? मधु ने इशारे में कहा। पहले तुम बात करो फिर बताता हूँ। ठीक है, पर तुम इससे आयशा बनकर बात करना। मधु ने निखिल के कहे मुताबिक उसे फोन लगाया। थोड़ी देर बाद फोन उठाकर सामने वाले ने हेलो कहा। उसकी आवाज बहुत भारी थी और जानी पहचानी सी लग रही थी। मधु ने अपने मुंह पर हाथ रखकर आयशा की आवाज में कहा, जी सर। कौन बोल रहा है? आयशा। तुमने किस नंबर से फोन किया है? सामने से आवाज आई। वो सर, मेरा फोन खराब हो रहा था इसलिए मैंने अपनी बहन के नंबर से फोन किया। हाँ बोलो, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो तुमने मुझे इस टाइम फोन किया है? ये सुनकर मधु ने हिचकिचाते हुए कहा, सर वो मुझे क्या कह रही हो? आयशा, तुम्हें पता है राणा दास के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारी फालतू बकवास सुन पाए। पहले सोच लेना फिर मुझे फोन करना। राणा के फोन काटने के बाद मधु ने चैन की सांस लेकर निखिल की ओर देखा और कहा, ये नंबर किसका है जिस पर फोन लगाया था? तुमने कहाँ से निकाला? ये राणा का नंबर है शायद। इसका मतलब आयशा दिन में 2 से 4 बार राणा को फोन करती है, पर क्यों? ऐसी क्या बात करती है? निखिल ने सोचते हुए कहा। आयशा बात करती है? हाँ मधु, मुझे लगता है कि राणा के दास आयशा भी इस केस में इन्वॉल्व है। जो भी हो, हमें जल्द से जल्द ये बात प्राची को बताना चाहिए। मधु ने झट से घबरा कर कहा। हाँ, रूम पर चलते हैं, प्राची का आने का टाइम हो रहा है। वो दोनों वहाँ से निकलकर रूम पर पहुँच गए। वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि प्राची तो पहले से ही आ चुकी थी। प्राची निखिल और मधु को साथ देखकर मुस्कुराकर बोली, तो आज कहाँ सैर सपाटी हो रही है दोनों की? अरे कहीं नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए गए थे, हमें तुम्हें कुछ बताना है। ये कहकर मधु ने प्राची का हाथ खींचकर उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद भी जाकर उसके पास बैठ गई। उन तीनों के बैठते ही मधु ने निखिल के इशारों में प्राची से बात बताने को कहा। निखिल ने भी मधु के इशारे को देखकर अपनी पलकें उसकी ओर झुकाकर उसे हामी भरी और फिर प्राची की ओर देखकर बोला, प्राची तुम्हें पता है आयशा राणा से मिली हुई है? क्या?
प्राची चौंक कर बोली, असल में आयशा हर दिन कम से कम 2 से 4 बार राणा को फोन करती है और ये बात मुझे आज ही पता चली। असल में आयशा इस नंबर पर डेली फोन लगाती है, पर आज मैंने आयशा का फोन लेकर उसके फोन से वो नंबर निकाल कर अपने फोन में कॉपी कर लिया, ये जानने के लिए कि ये इंसान है कौन। पर जब मैंने मधु से इससे बात करवाई तो पता चला कि ये कोई और नहीं राणा दास है। तो इसका मतलब मेरा शक सही था। प्राची ने उठकर विंडो से बाहर देखते हुए बोला, मतलब जिस दिन शीला का मर्डर हुआ आयशा उसको लेकर बाहर गई हुई थी। मुझे शक तो तभी हो गया था जब मैंने तस्वीरों में राणा को देखा था। इन सारी तस्वीरों में राणा दास शीला के पीछे था, पर मुझे लगा कि वो कोई अनजान इंसान है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर उन दोनों ने ही मिलकर शीला का खून किया। इसका मतलब विक्रम पाटीदार असली खूनी नहीं है, असली खूनी राणा है, मधु सोचते हुए बोली। मधु, मुझे भी यही लगता है कि विक्रम पाटीदार ने नहीं, राणा दास ने ही शीला का खून किया है। ये सब तो ठीक है, पर हमें पहले ये भी तो पता लगना है कि ये दो विक्रम पाटीदार का मांजरा क्या है। निखिल मधु की ओर देखकर बोला, हाँ ये बात तो ठीक है, दो विक्रम पाटीदार की कहानी तो जाननी पड़ेगी। अब आगे क्या होता है ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में।